नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त, बेहतरीन और बहुत शानदार होंगे। तो आप सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइएगा और हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं। आप लोगों की जो क्लास है वो एकदम शुरू हो चुकी है। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे और सभी बच्चों को जो क्लास है वो चलती हुई दिख रही होगी। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ आ जाओ। क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। सभी बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी प्यारे बच्चे क्या मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार बताएंगे। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं दोस्तों? अगर हाँ तो यस लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा। टॉपिक हम लोगों का चल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए आइए बात करते हैं एक बार फिर से प्रजनन तंत्र की। प्रजनन तंत्र जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, जिसके बारे में हमने कल भी बहुत सी बातें करी थी। कल मैंने आपको कहा था कि प्रजनन वो प्रक्रिया होती है जिसमें जीव क्या करते हैं दोस्तों, जिसमें जो जीव होते हैं अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। तो जीवों का अपने जैसी संतान उत्पन्न करने का जो गुण होता है उसी को कहते हैं प्रजनन। हमने बात करी थी कि प्रजनन दो तरीके से होता है, एक था अलैंगिक जनन, एक था लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की हमने बात करी, ऐसा जनन जिसमें एक अकेला जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करी तो वहां पर आपको मेल और फीमेल युग्मक या मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत होती है। ठीक है। हमने बात करी कि अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको निषेचन की क्रिया देखने को मिलती है। निषेचन क्या होता है हमने वो भी पढ़ा। हमने जाना निषेचन दो तरीके का होता है, आंतरिक और बाह्य। जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होती है तो उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे कि कैंचुए को लेकर कई बच्चे परेशान थे, तो कैंचुए में आंतरिक निषेचन ही होता है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है। और स्तनधारी हो गए, पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए, इन सब में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल में हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे, मछलियां और दोस्तों मेंढक। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने इसी टॉपिक की। मैंने कल की क्लास में आपको एक चीज और सिखाई थी। मैंने आपको कहा था दोस्तों की जो अलैंगिक जनन होता है इसमें जो डिवीजन होता है, यानी हमारी कोशिकाएं जो जनन करती हैं वो माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन। जबकि लैंगिक जनन के अंदर होता है मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आप लैंगिक जनन में विभिन्नताएं देख सकते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि मैम जो अलैंगिक जनन होता है इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं जो आपको पेपर में आती हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ विधियां होती हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। मैम कौन कौन सी विधियां हैं, तो चलिए लिखेंगे अलैंगिक जनन की विधियां, हेडिंग देंगे अलैंगिक जनन की विधियां। आज की क्लास शुरू होगी अलैंगिक जनन की विधियाओं के द्वारा। ठीक है। मेथड ऑफ, आप लोग लिखेंगे methods of asexual reproduction, asexual reproduction। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से होते हैं अब आपको ये पढ़ना है। आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अलैंगिक जनन के अंदर कुछ विधियां हैं, जैसे नंबर 1 पर होता है, आप लोग बताकर चलोगे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जिसको आप लोग कहते हैं हिंदी में खंडन। क्या कहते हैं दोस्तों? खंडन। तो खंडन किस प्रकार के जनन की विधि है? आप बताएंगे अलैंगिक जनन की विधि। ठीक है। दूसरे नंबर पर आप बताते हो बडिंग। दूसरे नंबर पर आप लोग बताकर चलते हैं बडिंग। बडिंग बोले तो मुकूलन। दूसरे नंबर पर होता है मुकूलन। तीसरे नंबर पर आप बताकर चलते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना है यहाँ पर होता है फीजन। तीसरे नंबर पर बताओगे फीजन, यानी कि विखंडन जिसको कहते हैं, विखंडन। क्लियर। और मैम फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ नंबर पर जो विधि होती है उसके बारे में आपको पूछे तो बताओगे स्पोर मेथड। स्पोर मेथड। ठीक है। स्पोर्स मेथड यानी कि बीजाणु जनन। ठीक है। जिसको कहते हो आप लोग बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। ठीक है। और थर्ड नंबर के बाद
4th नंबर के बाद जो 5th नंबर वाला मेथड पढ़ोगे वो कौन सा होगा? वो होगा आप लोगों का वनस्पतिक प्रसार, वनस्पतिक प्रसार। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जाएगा, वनस्पतिक प्रसार, जिसको आप कहते हो वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये सारे मेथड जो होते हैं, ये सारे मेथड आते हैं अलैंगिक जनन के अंदर। ठीक है, क्लियर? मैम किट में क्या होता है समझ नहीं आया, कौन सी किट में क्या होता है? कौन सी किट पर क्या होता है बेटा, ये बताओ। तो आओ अब हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन के बारे में, और अलैंगिक जनन की जो विधियां होती हैं इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन की टोटल 5 विधियां हैं, 5 मेथड के द्वारा कोई भी जीव अलैंगिक जनन कर सकता है। आपके सामने 5 मेथड लिखे हैं, आइए एक एक करके इन मेथड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फ्रेगमेंटेशन का, तो आइए हेडिंग डालेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन जिसको कहते हैं खंडन, कोई भी ऐसी विधि जिसमें किसी भी जीव के शरीर का कोई भी हिस्सा टूटकर नया जीव जब बना लेता है, तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें जीव के शरीर का, जीव के शरीर का, जीव के शरीर का एक हिस्सा टूटकर, ठीक है, एक हिस्सा टूटकर नया जीव बनाता है, नया जीव बनाता है। ठीक है, तो भाई हमने पढ़ा कि प्रजनन वो प्रक्रिया होती है जिसमें नए जीव का निर्माण होता है, तो वो प्रक्रिया जिसके अंदर जीव के शरीर का एक हिस्सा टूटकर नया जीव बनाता है, उसी को कहते हैं खंडन। भैया खंडन का मतलब तो तुम समझते हो, कई बार मूर्ति नीचे गिर जाती है, हम कहते हैं मूर्ति खंडित हो गई, मतलब मूर्ति टूट गई है। अब वो जो टूटे हुए भाग हैं उन्हीं से जब नया जीव बन जाए, इसको कहा जाता है खंडन। क्लियर? तो आप बताओगे ब्रेकिंग, ब्रेकिंग अपार्ट, ऐसे लिख लेना, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म बाय ब्रेकिंग, बाय ब्रेकिंग एनी बॉडी पार्ट। ठीक है, बाय ब्रेकिंग एनी बॉडी पार्ट। तो शरीर का कोई सा भी हिस्सा टूटकर क्या करता है दोस्तों? नया जीव बना लेता है। इसी प्रक्रिया को आप लोग कहकर चलते हैं विखंडन, सॉरी खंडन। अब मैम इसका एग्जाम्पल बताएंगे, चलिए बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो ये जो जनन होता है ये किस किस में होता है, आपको उदाहरण पूछेगा तो आप लोग बताकर चलते हो। पहला उदाहरण होता है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा नाम की शैवाल, स्पायरोगायरा एल्गी। ठीक है, या कई बार आपको दूसरी एल्गी भी लिखी मिल जाती है, लेकिन स्पायरोगायरा के बारे में बहुत पूछा जाता है। स्पायरोगायरा, तो स्पायरोगायरा नाम की एक शैवाल होती है दोस्तों। ये शैवाल जब प्रजनन की क्रिया करती है तो इसमें अलैंगिक जनन की फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन विधि के द्वारा इसमें जनन होता है। मैम ये स्पायरोगायरा कैसे करती है जनन, आपको पेपर में पूछेगा तो आप बताना इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, खंडन होता है दोस्तों। मतलब ये लंबी लंबी फिलामेंटस शैवाल होती है, ये तंतुनुमा शैवाल है दोस्तों, इसमें लंबे लंबे तंतु पाए जाते हैं, ये तंतुनुमा शैवाल की कैटेगरी में आती है। तंतुनुमा शैवाल है ये दोस्तों। ये क्या है? ये एक फिलामेंटस एल्गी है, ये फिलामेंटस एल्गी होती है दोस्तों, यानी कि इसके अंदर क्या आपको देखने को मिलता है? फिलामेंट देखने को मिलते हैं, तंतु मिलते हैं, बड़े बड़े रेशे होते हैं इसके अंदर, और जब ये टूटती है तो क्या करती है? एक नई शैवाल बना लेती है। देखो ये होती है आप लोगों की स्पायरोगायरा, जो आप फोटो में देख रहे हो ये किसकी शैवाल है? ये कौन सी शैवाल है? ये स्पायरोगायरा है, ये दोस्तों स्पायरोगायरा शैवाल है। और ये ऐसे देखो इसके अंदर ये रेशे होते हैं जिनसे जुड़ जुड़ कर इसका निर्माण होता है। तो ये जो रेशे हैं देखो बीच से टूट गए, यहाँ पे दिख रहा है ये टूट गए, और टूट कर इसने एक रेशा ये बना, एक शैवाल ये बना दी और एक शैवाल ये बना दी। तो स्पायरोगायरा शैवाल खंडन विधि करती है, फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा इसमें जनन होता है। इसमें खंडन की विधि द्वारा क्या होता है? जनन होता है दोस्तों।
समझ में आई बात? तो ये एक स्पायरोगायरा है, इसी का एक हिस्सा बीच से टूट जाता है और टूटकर दो नए स्पायरोगायरा बन जाते हैं। वैसे ही आगे चलकर ये यहाँ से टूट जाएगी तो फिर दो स्पायरोगायरा बन जाएंगे। इस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो एक ही स्पायरोगायरा से बहुत सारी स्पायरोगायरा बन जाती हैं। ठीक है, क्लियर? आ जाओ, यूरिन का निर्माण। बेटा यूरिन का निर्माण कहाँ से आ गया? यूरिन का निर्माण किडनी करती हैं दोस्तों। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब अगला जो आप लोगों का एग्जाम्पल है वो कौन सा हो सकता है? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपका खंडन की क्रिया द्वारा होता है, स्टारफिश। स्टारफिश दोस्तों, जो स्टारफिश होती है तारा मछली, आप जानते हो तारा मछली के बारे में? जो तारा मछली होती है इसमें भी जो जनन की क्रिया होती है वो अलैंगिक जनन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टारफिश में भी। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड होता है? आप कहते हो इसके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन होगा, खंडन। कैसे? तो आप जब स्टारफिश को देखेंगे उसके शरीर की कोई सी भी पार्ट टूटकर, देखो स्टारफिश है ये आपको यहाँ स्टारफिश नजर आ रही है, ये स्टारफिश है। अब आपको दिख रहा है कि इसमें भी क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है दोस्तों। इसके अंदर भी क्या होता है? खंडन की क्रिया होती है। अब ये जो स्टारफिश होती है, तारा मछली जो होती है, इसकी जो भुजा है ये भुजा टूट जाती है। देखो, मान लीजिए इसकी ये वाली भुजा टूटकर गिर गई, इसी भुजा ने पूरी नई की नई स्टारफिश बना दी। और ये जो हिस्सा बचा था इसने पूरा का पूरा नया स्टारफिश बना दिया। तो एक स्टारफिश ये बन गई, दूसरी स्टारफिश ये बन गई। एक ही स्टारफिश ने दो स्टारफिश को बना दिया। तो जब कभी भी शरीर का कोई एक हिस्सा टूटकर नए जीव को जन्म देता है उसी को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ रही है ना बातें? क्लियर? अच्छा, समझ में आ गई ना बातें आप लोगों को? तो पहली स्लाइड ये है, स्पायरोगायरा में आपको यहाँ खंडन की क्रिया दिख रही है। और उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया ये कि लैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 5। कौन कौन सी है? फ्रेगमेंटेशन, पहले इसी को पढ़ रहे हैं, इसी के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। फिर मुकुलन पढ़ेंगे, फिर फीजन पढ़ेंगे, फिर स्पोर फॉर्मेशन, और देन हम पढ़ेंगे वनस्पतिक प्रसार, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये 5 विधियां पढ़ा रही हूं मैं आपको। आपने यहाँ पर देखा कि फ्रेगमेंटेशन क्या है? जब भी कोई जीव उसके शरीर का एक हिस्सा टूटकर नया जीव बनाता है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल स्पायरोगायरा शैवाल और स्टारफिश तारा मछली आपने पढ़ लिया। मैम तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैम थर्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो थर्ड एग्जाम्पल की जब हम लोग बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन का तीसरा एग्जाम्पल हो जाता है प्लेनेरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक जंतु होता है। प्लेनेरिया क्या है दोस्तों? प्लेनेरिया भी एक जंतु होता है। ये एक एनिमल है। स्टारफिश को तो सब जानते ही हैं, वो एक जंतु है ही स्टारफिश, लेकिन प्लेनेरिया भी एक एनिमल है दोस्तों। प्लेनेरिया भी एक एनिमल है और प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर आता है, एक जंतु की कैटेगरी में ही आता है, कृमि है एक तरीके का। तो ये भी अपने शरीर के हिस्से, जब भी इसके शरीर के हिस्से टूटते हैं तो भैया उनसे नया प्लेनेरिया ये बना लेता है। कैसे? चलो दिखाते हैं। यहाँ पर आपको प्लेनेरिया का एग्जाम्पल भी पूछ सकता है पेपर में। तो जब प्लेनेरिया की हम लोग बात करते हैं तो ये है दोस्तों प्लेनेरिया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये प्लेनेरिया है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो प्लेनेरिया है इसके अंदर जो खंडन की क्रिया हो रही है, इसी से क्या बन रहे हैं? 2 प्लेनेरिया यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, ये होता है देखो प्लेनेरिया, ऐसा दिखता है प्लेनेरिया। इसी का शरीर देखो बीच से टूट गया, ये टूट गया, ये 2 हिस्से हो गए इसके, और दोनों हिस्सों ने अलग अलग प्लेनेरिया को बना लिया। दोनों हिस्सों ने 2 प्लेनेरिया इसके बना डाले। तो इस तरीके से आपको कभी भी पूछेगा कि प्लेनेरिया में किस प्रकार का जनन होगा? अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन भी किस मेथड से होगा? तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, खंडन से होगा। ठीक है, ऐसे करके ये अपने शरीर के 2 हिस्सों से नए 2 प्लेनेरिया बना लेता है। ठीक है, क्लियर? बोन के जॉइंट्स भी पढ़ाएंगे, एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्त, है ना। और जो बल्लू है, बल्लू प्यारे बच्चे, मैंने कल आपको बहुत अच्छे से कई बार समझाया था कि आपके सिलेबस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक में केंद्रीय तंत्रिका तंत्री पढ़ना है आपको परादीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना। मैंने कल ये बात आपको कई बार समझाई थी बच्चा। क्लास को प्लीज जब देखते हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखा करो बेटा। ठीक है, तो कल मैंने आपको समझाया था कि वो हिस्सा आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए उसको नहीं करेंगे। वो आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, नीट के एग्जाम में।
ठीक है ना, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, बल्लू जी मेरी बात भी सुन लो भैया, अपने कमेंट ही करे जा रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ बेटा उसको भी सुन लो। ठीक है, अच्छा आपने मैम कल बुक के बारे में कहा था, तो बेटा बुक आज मेरे पास है, देखो भावना मैम धर्मेंद्र सर की बुक आ चुकी है। ये बुक जल्दी आपके घरों में पहुंचने वाली है। ठीक है, जिन भी बच्चों ने इसको ऑर्डर करा है, रेलवे के किसी भी एग्जाम को या दूसरा कोई भी ऐसा एग्जाम जब बायो केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, ये बुक उसके लिए रामबाण होने वाली है। इस बुक के अंदर आपको एनसीईआरटी देखो दिखा हुआ भी है, शायद आप नहीं देख पा रहे हो, क्लास 10th की एनसीईआरटी से रिलेटेड सारा कंटेंट इस बुक के अंदर है, प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। ठीक है, और इस बुक में आप लोगों को अगर बायोलॉजी सेक्शन की मैं बात करती हूँ तो बहुत मस्त मस्त डायग्राम के साथ चीजें और कॉन्सेप्ट को समझाया है। डायग्राम जो है आपके नेमिंग है वो इंग्लिश में भी आपको मिलेगी, और हेडिंग जो है टोटली बाइलिंगुअल आपको मिलेंगी, किसी तरीके की कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स जो है वो बिल्कुल बहुत, जहां पर आपको जरूरत है डायग्राम्स की, लगभग हर चैप्टर में आपको यहाँ पर डायग्राम मैंने अपने हाथों से ड्रॉ कर 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 इस बुक में छपवाए हैं। ठीक है, तो मतलब जब कंटेंट रेडी करा था तो वहाँ चित्र जो है ड्रॉ कर 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 मैंने टाइपिस्ट को दिया, और फिर वहाँ ये इमेज फिट की गई है दोस्तों। तो इस बुक को बनाने में दिनों रात की मेहनत है बेटा, क्लास लेने के बाद रात को बैठकर ये कंटेंट तैयार करती थी मैं। अब ये बुक जो है ये मार्केट में आ चुकी है बेटा, बहुत थोड़ी सी खुशी मुझे हो रही है क्योंकि मेरी पहली बुक है और पूरी मेहनत मेरी इसमें छुपी हुई है, धर्मेंद्र सर की पूरी मेहनत इसमें छुपी हुई है। सर ने भी रातों को जाग जाग कर इस बुक को तैयार करा है, कॉन्सेप्ट बनाए हैं। सेम वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी इस बुक में आप लोगों को पूरे की पूरी बुक जो है एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है, और बहुत कुछ अच्छे अच्छे टेबल वाइज केमिस्ट्री में भी आपको टेबल जो है इंपॉर्टेंट वो देखने को सारी मिलेंगी, है ना। केमिस्ट्री हो गई बेटा, फिजिक्स हो गया, पीरियोडिक टेबल वगैरह सब आपको यहाँ पर दी हुई हैं। और जो फिजिक्स होता है इसमें भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे चार्ट्स के जरिए समझाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड तो आपके पास है, बुक सेक्शन में जाना है, वहां पर ये बुक अवेलेबल है, इसको परचेज कर सकते हो। सामान्य रेलवे विज्ञान के नाम से है ये, रेलवे विज्ञान। अभी इस पर 20% का ऑफ चल रहा है। प्राइस जो बुक का है वो 199 है, अगर अभी खरीदते हो तो 20% की छूट मिल जाएगी, अदरवाइज बाद में 199। क्लियर बेटा, तो आ जाओ, जिन बच्चों को इंतजार था उनके लिए बुक भी अब आ ही चुकी है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आपने यहाँ पर अभी अभी पढ़ा कि प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का एक और नाम है दोस्तों प्यार का, प्लेनेरिया को डुगेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डुगेशिया। तो कई बार ये डुगेशिया के नाम से भी आ जाता है, डुगेशिया। ठीक है, तो इसको हम डुगेशिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो आपको पेपर में कई बार ये डुगेशिया के नाम से भी दे देता है। तो ये इसके अंदर रीजनरेशन भी बहुत ज्यादा होता है, इसमें पुनः जनन भी बहुत ज्यादा होता है। पुनः जनन क्या होता है? पुनः जनन का मतलब कि अगर इसके शरीर का कोई हिस्सा कट जाए तो दोबारा से अपने उस हिस्से को बना लेता है। जैसे आपका लीवर की कोशिकाएं डैमेज हो जाएं तो बहुत जल्दी से रिपेयर कर लेता है, वैसे इसकी पूंछ को आपने छेद दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया, तो दोबारा से इसकी पूंछ बन जाती है। तो इसमें पुनः जनन की क्षमता बहुत ज्यादा भी है। पुनः जनन सर्वाधिक होता है दोस्तों इसके अंदर। ये ऐसा जीव है जिसमें पुनः जनन की क्षमता, पुनः जनन क्षमता सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, सर्वाधिक होती है। ये भी एक प्रश्न आपको बनता है पेपर में कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें मोस्ट रीजनरेशन पावर होती है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, मोस्ट रीजनरेशन पावर इसी के अंदर सबसे ज्यादा होती है। अगर हम सारे जंतुओं की बात करें तो किस जंतु में पुनः जनन की क्षमता सबसे ज्यादा है? इसी में, प्लेनेरिया में, इसमें सबसे ज्यादा है। और ये फ्रेगमेंटेशन की क्रिया द्वारा अपने आप को 1 से 2 बना लेता है। ठीक है, तो मतलब इसकी पूंछ पर अगर चोट लगी और पूंछ इसकी डैमेज हो गई तो दोबारा से इसकी नई पूंछ बन जाती है। इसका मुंह अगर कट गया तो दोबारा से इसका मुंह बन जाएगा। ठीक है, जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है दोबारा से बन जाती है ना। चलो आओ आगे बात करते हैं। ऑर्डर कर दिया था वो कैंसिल हो गया, ऐसा तो नहीं होगा प्यारे बच्चे। मैं ये बैच 20 रुपीज में मिल रहा है यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर। बेटा मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, आज रात कौन कर रहा है ये काम, उसकी बैंड बजाएंगे। चलो तो अब आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो अभी तक आपने कितने एग्जाम्पल पढ़ लिए? 3 एग्जाम्पल, जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, विखंडन होता है। ठीक है, तो ये 3 आपको बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, है ना।
हाँ, आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मैम दूसरी विधि के बारे में बताओ, मुकुलन के बारे में। तो आइए प्यारे दोस्तों, मुकुलन के बारे में पढ़ते हैं अब। मुकुलन, अब दूसरी विधि की बात चलेगी, बडिंग यानी कि मुकुलन। तो जो बडिंग होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं मुकुलन। तो मुकुलन क्या होता है? मुकुलन का मतलब है कि जीव के अंदर कली नुमा, कली के समान संरचना उभरती है और उसी से नए जीव का जन्म हो जाता है। तो लिखेंगे कलीनुमा संरचना द्वारा, कलीनुमा संरचना के द्वारा, कलीनुमा संरचना के द्वारा, या कई बार इसको उभार लिखा जाता है, उभार, कि भैया शरीर पर एक उभार सा निकल आता है ना। तो कलीनुमा संरचना के द्वारा या उभार भी बोल देते हैं, के द्वारा नए जीव का निर्माण, नए जीव का निर्माण। तो ये होता है मुकुलन, नए जीव का निर्माण होता है। तो मुकुलन कौन सी प्रक्रिया है? जिसमें जीव के शरीर पर एक उभार सा आ जाता है या एक कलीनुमा संरचना निकल आती है, उसी से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो बताएंगे प्रोडक्शन ऑफ, आप लोग लिख सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बाय बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है, एक कली नुमा, एक उभार के जैसी संरचना निकल आती है जीव के ऊपर, और वही उभार टूटकर नीचे गिर जाता है और उसी से नया जीव बन जाता है। तो मैम ये किसके अंदर होती है? ये बडिंग वाला जो प्रोसीजर है, ये किसके अंदर होता है? तो आप लोग बताकर चलते हो कि ये प्रोसीजर, इसका जो उदाहरण है बहुत ज्यादा आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा भी गया था दोस्तों। मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ से PYQ प्रश्न बना था, बडिंग का प्रोसीजर किस में होता है? आप बताते हो ये बडिंग वाली प्रक्रिया किस में होती है। पहला एग्जाम्पल होता है ईस्ट, ईस्ट बोले तो जिसको आप खमीर के नाम से जानते हो, खमीर। खमीर क्या होता है? ये एक कवक होता है बच्चों, ये क्या है? ये एक कवक, ये एकमात्र ऐसा कवक है जो मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा जनन करता है। कौन होता है? ये एक फंगस है, ये एक कवक है। मैम कैसा दिखता है ये कवक? तो चलिए दिखाते हैं। ये जो ईस्ट होता है, ये देखो, ये रहा ईस्ट, ये होता है ईस्ट। तो इस ईस्ट की एक ही कोशिका, देखो ये एक कोशिका है ये ईस्ट की। ये ईस्ट जो होता है ना दोस्तों, ये खुद भी एक कोशिकीय होता है। ईस्ट एक कोशिकीय कवक होता है। कैसा कवक है? आप बताएंगे। एक कोशिकीय कवक है दोस्तों, ये यूनिसेल्यूलर कवक होता है ईस्ट, एक कोशिकीय कवक है ईस्ट जो होता है। क्लियर? ये होता है यूनिसेल्यूलर, मतलब इसमें एक ही कोशिका होती है और वही अकेली कोशिका अपने ऊपर देखो ऐसे टोपी, उभार के नुमा संरचना बनाती चली जाती है, और ये जो उभार से निकल रहे हैं यही टूट टूट कर नीचे गिरते रहते हैं और नया ईस्ट बनता चला जाता है। तो ये यूनिसेल्यूलर फंगस होता है जो ईस्ट होता है। ये भी प्रश्न आता है कि जो ईस्ट है ये कैसा कवक है? तो आप कहेंगे एक कोशिकीय कवक है, यानी ये एक ही कोशिका है। अब देखो इसके ऊपर ऐसे उभार सा बनता चला जाता है। ये देखो बड, बड मतलब वही कली, तो एक कली के जैसी संरचना बन जाती है और ऐसी बहुत सारी संरचना बन जाती है और ये टूट टूट कर नीचे गिरती रहती हैं और उससे नया ईस्ट बनता जाता है। कई बार ये फोटो भी दे देता है आपको पेपर में कि यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में ये किसकी कोशिका है, ये पूछता है। ये किसकी कोशिका है दोस्तों? ये ईस्ट की कोशिका है, ये खमीर की कोशिका है। आपको मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये खमीर कोशिका है। तो आपको पहचानना है कि इसकी कोशिका है और इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है। तो आप कहोगे मैम इसके अंदर हो रहा है मुकुलन, इसके अंदर बडिंग का प्रोसीजर चल रहा है। तो ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये किस प्रकार के जनन का फोटो है? ये अलैंगिक जनन का फोटो है। और अलैंगिक जनन का कौन सा मेथड यहाँ दिख रहा है? मुकुलन, बडिंग। तो कई बार इस फोटो को देखकर डायग्राम भी आ जाता है पेपर में, ठीक है। कैंचवा बाहरी प्रजनन करता है, नहीं बच्चा, जो कैंचवा होता है उसमें एक कैंचवा दूसरे कैंचवे के साथ इस तरीके से मिलता है और अपने जो स्पर्म होते हैं उनका वो करता है एक्सचेंज, मतलब जो नर की तरह काम कर रहा है उसके शुक्राणु उस कैंचवे में चले जाते हैं जो मादा की तरह काम कर रहा है। फिर उसके शरीर के अंदर ही उसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होकर फिर बाहर निकालते हैं अंडे, अंडे जिनको कोकून कहते हो, कोकून जो मिट्टी में पड़े रहते हैं छोटे छोटे,
वो अंडे होते हैं जब बाहर निकलते हैं। तो निषेचन अंदर ही होगा, निषेचन लैंगिक ही होता है। और लैंगिक जनन के अंदर हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम आप जब देखते हो तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैंचुए में होगा आंतरिक, निषेचन जो होता है आंतरिक होता है। ठीक है, क्लियर? एक सेकंड रुकना। ठीक, समझ में आ गई बात? चलो तो आ जाओ अब आगे। तो ये आप लोगों का मुकुलन प्रोसीजर है, ये पेपर में पूछा जाता है। अब ये जो ईस्ट होता है मैम, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? ये जो ईस्ट सेल होता है जो आपने बताई है ईस्ट, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इस खमीर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो आपने पढ़ा था कि ये जो खमीर होता है इसका इस्तेमाल किण्वन की क्रिया में किया जाता है। कहाँ करते हैं? किण्वन की क्रिया में, किण्वन की क्रिया में इस्तेमाल करते हैं, किण्वन की क्रिया में उपयोग करते हैं दोस्तों इसका। मैम किण्वन क्या होता है? इसका उपयोग हम किण्वन की क्रिया में करते हैं। किण्वन क्या होता है? फर्मेंटेशन। इसका इस्तेमाल हम फर्मेंटेशन मेथड में करते हैं। फर्मेंटेशन बेटा, फ्रेगमेंटेशन अलग है, फर्मेंटेशन अलग है। फर्मेंटेशन किण्वन को कहा जाता है और फ्रेगमेंटेशन वो मेथड था जिसमें कोई जीव का शरीर टूट रहा था और वहां पर उससे नया जीव बन रहा था, जो अभी अभी आपने पढ़ा स्टारफिश में, प्लेनेरिया में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो खमीर है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस में करते हैं। यह आपको पूछा जाता है कि कौन सा कवक है जिसका इस्तेमाल हम लोग फर्मेंटेशन मेथड में करते हैं। तो ये हो जाता है आपका खमीर। और खमीर का भी कौन सा रूप है जिसको इस्तेमाल करते हैं? सकेरोमाइसिटीज, सकेरोमाइसिटीज, सकेरोमाइसिटीज का इस्तेमाल करते हैं। सकेरोमाइसिटीज एक कवक का नाम है बेटा। एक ईस्ट जो है ना, ईस्ट के अंदर ही एक प्रजाति होती है सकेरोमाइसिटीज, इसका इस्तेमाल करते हैं। सकेरोमाइसिटीज। तो ये पूछा जाता है आपको कि किण्वन की प्रक्रिया में हम कौन सी ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कौन से खमीर का इस्तेमाल हम लोग किण्वन की क्रिया में करते हैं? तो सकेरोमाइसिटीज का। सकेरोमाइसिटीज एक ईस्ट का नाम है। ईस्ट के अंदर, जैसे कि अब हम सब इंसान ही हैं, लेकिन हम इंसानों में भी तो अलग अलग नाम है ना हमारे, वैसे ही ये है तो एक कवक ही है, तो ये एक खमीर ईस्ट कवक है एक, लेकिन इसमें भी बहुत सारी वैरायटी हैं। तो कौन सी जो खमीर होती है उसका इस्तेमाल करते हैं किण्वन की क्रिया में? सकेरोमाइसिटीज का। इसका दोस्तों सकेरोमाइसिटीज। ठीक है, क्लियर? चलो आ जाओ। अब मैम जी फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन क्या होता है? किण्वन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम शराब बनाते हैं, जिसके द्वारा हम सिरका बनाते हैं, जिसके द्वारा हम बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आपको कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो फर्मेंटेशन होता है इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, किण्वन की प्रक्रिया का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो किण्वन जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं शराब बनाने में। ठीक है, शराब बनाने में। जैसे जौ का पानी होता है उसको हम बहुत दिनों तक ऐसे ही रख देते हैं, उसमें बैक्टीरिया पड़ते हैं, वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एथेनॉल का अपघटन होता है, ग्लूकोज जो होती है वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है शराब बनाने की प्रक्रिया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शराब किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? किण्वन की प्रक्रिया द्वारा, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? कवक का। कौन से कवक का? ईस्ट। और ईस्ट की भी किस प्रजाति के कवक का? सकेरोमाइसिटीज का। ठीक है, तो शराब बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल फॉर्मेशन, अल्कोहल फॉर्मेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल फॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरा इस्तेमाल कहाँ होता है? डेयरी प्रोडक्ट में। हम लोग डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी बनते हैं इससे। ठीक है, दूध के उत्पाद, दूग्ध उत्पाद बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? और कहाँ होता है? ब्रेड बनाने में। फर्मेंटेशन की क्रिया कहाँ यूज होती है? ब्रेड प्रोडक्शन में। ब्रेड खाते हो ना, जो आपके घरों में ब्रेड आती है वो ब्रेड तुमने देखी है, वो भी इसी प्रक्रिया द्वारा बनती है। ठीक है, ब्रेड बनाने में ये बहुत पूछा जाता है, ब्रेड बनाने में। तो इसका इस्तेमाल किण्वन की क्रिया का हम ब्रेड बनाने में भी करते हैं। और चौथे नंबर पर आपको पूछेगा कि और कहाँ करते हैं? तो बेकरी में करते हैं दोस्तों। बेकरी, बेकरी होते हैं जैसे बिस्किट वगैरह बनते हैं ना, केक बिस्किट, इनको बनाने में।
भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेकरी प्रोडक्शन में, ठीक है, बेकरी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, केक बनाने में, इडली डोसा, है ना, पेस्ट्रीज बनाने में, इन सब में इसी का इस्तेमाल होता है, फर्मेंटेशन प्रोसीजर का। क्लियर है ना, है ना। अब चलें आगे, चलो आ जाओ बेटा। बुक इंग्लिश में कब आएगी? जल्दी इसके अपडेशन पर हम काम करेंगे। तो प्योर इंग्लिश में तो अभी आने में टाइम लगेगा, लेकिन इस बुक को भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली, क्योंकि जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में यूज की गई है। ठीक है, आ जाओ। इसका इस्तेमाल हम ब्रेड बनाने में भी करते हैं दोस्तों। क्लियर है ना, समझ में आई बात? चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। हाँ जी, यूपीपी बिल्कुल निकल जाएगा। अब हम लोगों ने बात करनी है कि मैम एक तो मुकुलन की क्रिया इसमें होती है, ईस्ट में, और मैम दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका? दूसरा एग्जाम्पल बताओ। तो आ जाओ, दूसरा एग्जाम्पल होता है जो मुकुलन की क्रिया होती है, हाइड्रा में होती है। हाइड्रा, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाइड्रा में भी होता है दोस्तों मुकुलन। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक जलीय जंतु होता है। हाइड्रा दोस्तों एक जलीय जंतु है। हाइड्रा क्या है? जैसे ईस्ट एक कवक है, वैसे ही हाइड्रा एक जलीय जंतु होता है। एक्वेटिक, ये एक एक्वेटिक एनिमल होता है, एक जलीय जंतु है दोस्तों जो हाइड्रा होता है। इसके अंदर भी, इसमें से भी छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं, वो टूटकर गिर जाती हैं और नया हाइड्रा फिर बन जाता है। जैसे कि आप इस फोटो को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइड्रा। बेटा ये भी फोटो बहुत दिया जाता है। ये हाइड्रा है दोस्तों, ये हाइड्रा एक जंतु होता है और इसका फोटो भी आपको बहुत पेपर में दिया जाता है। तो इस हाइड्रा के बारे में याद रखना, ये हाइड्रा भी कई तरीके से जनन करता है। इस हाइड्रा में आपको पुनः जनन भी देखने को मिलता है। ये हाइड्रा भी करता है दोस्तों पुनः जनन। जैसे अभी अभी मैंने बताया था ना, प्लेनेरिया में पुनः जनन होता है। प्लेनेरिया का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, दोबारा से नया हिस्सा बन जाता है। वैसे इसका भी कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त होगा तो नया हिस्सा बना लेता है ये। तो हाइड्रा में भी होता है रीजनरेशन, और साथ ही साथ इसके अंदर मुकुलन भी होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है? मुकुलन भी होता है। तो इसके लिए आप लोगों को याद रखना है कि हाइड्रा में कई तरीके का जनन होता है। इसमें रीजनरेशन भी होता है और मुकुलन भी होता है। तो हमने लिखा इसमें पुनः जनन भी होता है और इसमें मुकुलन भी होता है। अब मैम इसमें मुकुलन कैसे होता है हाइड्रा में? तो मुकुलन जो होता है, इसकी जब हम लोग बात करेंगे तो ऐसे देखो, इसमें छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं। मान लो ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है बच्चों, इसके नीचे से ऐसे छोटी छोटी यहाँ कलिकाएं निकलती हैं। ये कलिकाएं नीचे गिर जाती हैं टूटकर, और उन्हीं से फिर एक नया हाइड्रा जो है वो बन जाता है। एक नया हाइड्रा उन्हीं से जन्म ले लेता है। फिर इसमें छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं, ये टूटकर नीचे गिर जाती हैं और उनसे फिर एक नया हाइड्रा बन जाता है। इस तरीके से छोटी छोटी उभार, छोटी छोटी कलिकाओं से नया हाइड्रा जन्म लेता है। तो ये इसकी बड होती है, ये इसकी कलिका है। इन्हीं कलिकाओं के नीचे टूटने से क्या होता है? नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, ये किसका फोटो है? हाइड्रा का। ये हाइड्रा है दोस्तों जो आपको यहाँ मैंने बताया। चलिए मैं आपको एक इमेज और दिखाने की कोशिश करती हूँ हाइड्रा की। तो हाइड्रा में बडिंग प्रोसीजर को भी पेपर में बहुत पूछा जाता है और डायग्राम भी दे देता है आप लोगों को। बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा के अंदर भी बडिंग प्रोसीजर होता है, तो ये प्रोसीजर भी आपको बहुत आता है पेपर के अंदर। ठीक है, जब आप लोग इस फोटो को देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा ये हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा कवक सेम कैसे हो सकते हैं भैया? हमने कब कहा कि हाइड्रा और कवक सेम है? मैंने कहा है कि कवक जो होता है ईस्ट, उसमें भी मुकुलन की प्रक्रिया होती है, वो भी अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है मुकुलन प्रोसीजर द्वारा। और प्यारे दोस्तों, जो हाइड्रा होता है वो एक जंतु है और उसमें भी मुकुलन की क्रिया होती है। तुम्हारे सामने स्लाइड रखी हुई है,
और तुम्हें दिख रहा है कि हाइड्रा जो होता है ये भी बडिंग प्रोसीजर करता है, दिख रहा है यहाँ। मतलब कुछ बच्चे इतने, मैं तुम्हें ब्लॉक करवा दूंगी अगर तुम फालतू बोलोगे तो। समझ में आई बात? जितने भी बच्चे यहाँ बैठकर क्लास में ज्ञान झाड़ते हैं ना, मतलब एक बच्चे का कमेंट क्या है कि जो कवक होता है उसमें भी मुकुलन होता है और हाइड्रा में भी मुकुलन होता है। हाइड्रा और मुकुलन, ये हाइड्रा और कवक सेम कैसे हो सकते हैं? गलत पढ़ा रही हो। तो मतलब ये जो सामने इमेज है, इसमें ये जो तुम्हें यहाँ दिख रही है हेडिंग, ये भी मैंने ही छापी होगी, ये भी मैंने ही बनाई होगी। अभी अभी जो तुम पूरा ये पढ़ के आ रहे हो, यहाँ पर अभी अभी जो तुम ये पढ़ के आ रहे हो, शैवाल आपने पढ़ा। अभी जो तुम यहाँ पढ़ के आ रहे हो शैवाल, ये तो एक शैवाल है और ये तो एक जंतु है। क्या इनमें तुम्हें सेम तरीके का जनन नहीं दिख रहा था? क्या इनमें तुम्हें सेम तरीके का रिप्रोडक्शन नहीं दिख रहा था? तो ये जरूरी नहीं है कि कवक जो है वो अगर बडिंग कर रहा है तो हाइड्रा में बडिंग नहीं होगी। अपने ज्ञान को अपने पास रखा करो, फिर ब्लॉक करवा दूंगी मैं तुम्हें। तुम एक टीचर से बातें करते हो, पता नहीं कुछ भी अपने आप बोलते रहते हैं। जो चीजें पढ़नी है, जिनको सही लग रहा है वो पढ़े बच्चा, जिनको गलत लग रहा है वो जाओ यहाँ से। गुस्सा दिलवाते हो बिना मतलब, डेली के डेली वही बात। तुमने पढ़ी है कभी बायोलॉजी? तुम्हें क्या पता है क्या नहीं पता? पता नहीं क्या कहते रहते हो हमेशा। आ जाओ इधर, समझो। जो बच्चे शांति तरीके से पढ़ रहे हैं आ जाओ बेटा, समझ लो चीजों को। एक दिन कमेंट इग्नोर कर दिया, दूसरे दिन कमेंट इग्नोर कर दिया, भाई तीसरे दिन ब्लॉक ही करने का ऑप्शन होता है सिर्फ। मैंने कल भी खूब समझाया था कि तसल्ली से क्लास में पढ़ना है तो पढ़ लो, तुम्हें लग रहा है गलत है तो जाओ कहीं और पढ़ लो, ठीक है? आ जाओ इधर, समझो चीजों को अच्छे से। अब हम लोगों ने बात करी कि हाइड्रा जो होता है दोस्तों, इसमें भी बडिंग का प्रोसीजर होता है, इसमें भी बडिंग का प्रोसीजर होता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। आप ये पूछ सकते थे कि मैम कवक में भी यही होता है और मैम हाइड्रा में भी यही हो जाता है, क्या ये पॉसिबल है? सीधा लिख दिया, नहीं आप गलत पढ़ा रही हो। बेटा अपना ज्ञान अपने पास रखो, ठीक है? चलो इधर सुनो। तो हाइड्रा जो होता है, इसमें देखो, इसमें भी छोटी छोटी बर्ड्स ग्रो होती हैं, इसमें भी छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं। क्या होता है बच्चा? इसमें भी छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं। ये कलिकाएं क्या करती हैं? देखो ये निकल रही हैं छोटी छोटी कलिकाएं, ये टूट टूट कर गिर जाती हैं इस तरीके से नीचे और उनसे नया हाइड्रा जो है वो बन जाता है। उनसे नया हाइड्रा जो होता है वो बन जाता है। इस बार मैं ब्लॉक ही करूंगी भाई। एक दिन मैं इग्नोर कर सकती हूँ, 2 दिन मैं इग्नोर कर सकती हूँ, तीसरे दिन मैं इग्नोर नहीं करूंगी, मैं ब्लॉक करूंगी। फिर आप रिक्वेस्ट करते हो टेलीग्राम में, हमें ब्लॉक करवा दिया, हमने तो ये करा था वो करा था। तुम सीधे किसी टीचर के साथ ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो कि गलत पढ़ा रही हो? मैंने कहा मुझे प्रूफ ला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगी मैं गलत पढ़ा रही हूँ, मुझे प्रूफ ला कर दिखा दो। चलो आओ। हाँ जी बेटा, हाइड्रा जो होता है इसमें रीजनरेशन की क्षमता भी होती है, हाइड्रा में बडिंग भी होता है, ठीक है? और जो हाइड्रा होता है दोस्तों, ये छोटी छोटी कलिका नुमा संरचना बनाता है, इसी से इसमें जो नया हाइड्रा है वो बन जाता है। क्लियर? देखो इस तरीके से ऐसे ऐसे छोटी छोटी बर्ड बनती हैं, ठीक? चलो आओ आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे कि मैडम जी आपने मुकुलन प्रोसीजर के हमें 2 एग्जाम्पल बताए हैं, ये दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है? ये दोनों आपने समझ लिया। आ जाओ अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ और अब तीसरे मेथड की तरफ हमें बढ़ना है। मैम जो तीसरा मेथड है वो कौन सा है? मैडम फिजन। तीसरा मेथड कौन सा है? फिजन। विखंडन। भाई विखंडन क्या होता है? तो आइए बात करते हैं विखंडन की। हेडिंग डालेंगे विखंडन। अब हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन के बाद विखंडन को, यानी कि फिजन को। अब हम बात करेंगे फिजन को यानी विखंडन को, ठीक है? विखंडन। विखंडन क्या होता है दोस्तों? जो विखंडन होता है इसके बारे में भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसे अमीबा होता है वो विखंडन करता है ना? तो विखंडन का मतलब होता है यहाँ पर भी कि कोई एक जीव वो अपने आप को विभाजित कर लेता है दो जीवों में, ठीक है? तो एक जीव का 2 जीवों में विभाजन हो जाना, 2 जीवों में विभाजन। जैसे कि ध्यान से सुनना, आपने जो खंडन वाली विधि पढ़ी थी, खंडन, इसमें क्या होता है कि एक हिस्सा टूट जाता है, टूटकर वो 2 जीव बनाता है। लेकिन विखंडन में क्या होगा? विखंडन में टूटेगा नहीं, विखंडन में एक जीव वयस्क होकर, मैच्योरिटी पाकर अपने केंद्रक को 2 भागों में विभाजित कर देता है और उसका केंद्रक ऐसे 2 भागों में विभाजित होकर जो जीव है वो भी 2 हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है? इसके पास मुख नहीं होता बेटा, जो हाइड्रा है इसके पास मुख नहीं होता।
जब मैं आपको क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे भी जंतु हैं जिनके पास मुख नहीं होता, जिनके पास दिल नहीं होता, जिनके पास आंतें नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जंतु की कैटेगरी में है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं, है ना। अब हम आगे बात करें। हाँ जी, हाइड्रा एक जंतु है दोस्तों। ठीक है, क्लियर। चलो, फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, फ्यूजन तो हो जाता है मिलना। फ्यूजन का मतलब होता है संलयन। संलयन मतलब जब नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, मिलते हैं, ये एक अलग चीज है। और जो फीजन होता है इसका मतलब होता है विखंडन, यानी कि कोई भी जीव मैच्योरिटी में आकर अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेगा। तो यहां से आप लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। तो लिखेंगे जीव परिपक्व अवस्था में आकर, जीव परिपक्व होकर, परिपक्व होकर दो जीवों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, दो जीवों में विभाजित हो जाता है। तो कोई भी जीव परिपक्व होकर दो जीवों में विभाजित हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है विखंडन। ठीक है, अब यहाँ पे दो मत लिखना, जीवों में विभाजित हो जाता है इतना लिखना। भी अभी समझाऊंगी, क्योंकि इसके टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स लिखवाऊंगी। तो लिखना ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड, ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक है, ऑन मैच्योरिटी। तो भाई मैच्योर होने पर जो होता है जीव दो भागों में विभाजित, या ऐसा लिखा है अभी तक हमने कि विभाजित हो जाता है। कैसे, अब बात करते हैं। तो बेटा जो विखंडन होता है दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? जर्नली दो प्रकार का। ये दो प्रकार का होता है। विखंडन के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। विखंडन जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स। मैं गुस्सा नहीं करती हूँ बेटा, लेकिन जब आप खुद बताओ, जब आपके साथ डेली 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 ऐसा होगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, जब आप अपने हक की बात रखोगे, आप बताओगे कि आप डेली किसी को गलत नहीं कह सकते। तो मुझे जनरली क्लास में गुस्सा नहीं आता, मैं गुस्सा नहीं करती। लेकिन जब मैं 3 दिन से समझाती आ रही हूँ कि आपके पास अगर कोई प्रूफ है आप बताएं, आपका कोई डाउट है तो आप बताएं, आप सीधे टीचर को ये नहीं कह सकते कि गलत पढ़ा रहे हो। तुमसे शायद तुम्हें हो सकता है तुम्हें ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन जितनी नॉलेज हम क्लास में लेकर आई हूँ बेटा, मैं अपनी बताती हूँ, मैं पूरी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को यहाँ लेकर आती हूँ। अगर मुझे कोई डाउट होता है तो ऑनेस्टली मैं कहती हूँ कि इस चीज़ में डाउट है, इसको हम कल चेक कर लेंगे। लेकिन जितना मैं कंटेंट यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो गलत नहीं होता कभी भी। ठीक है, कोई पहला बैच नहीं है हमारा, कोई मैं पहली बार बायोलॉजी यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ। पता नहीं शायद तुम्हारी मेंटेलिटी है बच्चों, ये पता नहीं क्या सोचते हैं कुछ बच्चे, सभी के लिए नहीं, सभी बहुत अच्छे हैं। चलो आओ, तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2। ये 2 टाइप्स में होता है दोस्तों। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं आप लोग बताकर चलते हैं कि मैम एक आप हमने सुना है द्विविखंडन, बहुत बच्चों ने सुना है और बहुत बार ये पूछा है पेपर में। द्विविखंडन, द्विविखंडन जिसको कहते हैं बाइनरी फीजन, बाइनरी फीजन जिसको आप लोग कहते हो बाइनरी फीजन। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है बच्चा? बाइनरी फीजन। क्लियर, आगे आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे बात करेंगे बाइनरी फीजन। आगे दूसरा कौन सा होता है? बहुविखंडन, बहुविखंडन दूसरा होता है बच्चा बहुविखंडन। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो मल्टीपल फीजन, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फीजन। ठीक है, बहुविखंडन मल्टीपल फीजन जिसको हम कहते हैं। तो ये 2 तरीके का विखंडन होता है। द्विविखंडन मतलब जीव 2 भागों में बट जाता है, बहुविखंडन मतलब जीव बहुत सारे भागों में बट जाता है। तो आइए, द्विविखंडन किस में होता है आपको पूछा जाता है, और बहुविखंडन किस में होता है ये भी आपको पूछा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं द्विविखंडन के एग्जाम्पल की। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं द्विविखंडन की। जो द्विविखंडन होता है दोस्तों, नाम से पता चल रहा है, द्विविखंडन नाम से पता चल रहा है, बाइनरी मतलब 2 भागों में टूटना,
बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन। तो दोस्तों जो बाइनरी फिजन होता है इसकी जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी जीव दो भागों में टूटता है। मैम ये किस में होता है? तो इसके उदाहरण आपको बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। उदाहरण की जब हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये हो जाता है आप लोगों का पहले नंबर पर अमीबा। बहुत पूछा जाता है पेपर में, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन होगा, किस विधि से होगा? द्विविखंडन विधि से, यानी बाइनरी फिजन। अमीबा जो होता है ये एक प्रोटोजोआ होता है दोस्तों, ये गंदी नाली में, तालाब के पानी में पाया जाता है। और जब ये मैच्योर हो जाता है, अपने आप को विभाजित करता है, तो द्विविखंडन करता है। मैम कैसे करता है द्विविखंडन? तो जब आप इस फोटो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जब आप इस फोटो को देखेंगे, देखो दिखा हुआ है बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन, ठीक है। मैम एक बार फिजन का डेफिनेशन देखिए। अच्छा कुछ दिक्कत हो गई क्या बच्चा? चलो देख लेते हैं। जीव परिपक्व होकर जीवों में विभाजित हो जाता है, ठीक है बेटा। अभी मैंने आपको संख्या इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि इसके दो टाइप होते हैं, द्विविभाजन, द्विविखंडन मतलब दो भागों में बटेगा, बहुविखंडन मतलब बहुत सारे भागों में बटेगा। तो डेफिनेशन में इसलिए मैंने अभी आपको नोट नहीं कराया कि कितने भागों में बट जाता है। तो आप लिख सकते हो कि जीव परिपक्व होकर जीवों में विभाजित हो जाता है। ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड, अच्छा और इंग्लिश वाली थोड़ी सी यहाँ पे चेक कर लेंगे। ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, इनटू पार्ट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आने पर जो जीव है वो भागों में बट जाता है या डिवाइडेड, विभाजित हो जाता है, ठीक है बेटा। बाकी सही है चीजें, क्लियर? आगे बढ़े, चलो। मुकूलन को फिर से, मैम जी खंडन और मुकूलन में फिर से डिफरेंस समझा दो। देखो खंडन का मतलब है, यहाँ पे समझाती हूँ, देखो पहले खंडन और विखंडन समझ लो। ये कोई जीव है मान लीजिए, है ना। अब इसको अपने आप को दो हिस्सों में बांटना है, तो इसके अंदर क्या होगा? खंडन होगा। तो ये ऐसे करके दो भागों में टूट गया, इस हिस्से से एक जीव बन गया, इस हिस्से से एक जीव बन गया, तो ये हो गया खंडन। मुकूलन में क्या होता है? मान लीजिए ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, तो इस बार ये खंडित नहीं होगा, इससे छोटी छोटी कलिकाएं निकलेंगी, ऐसे इससे छोटी छोटी कलिकाएं निकलेंगी। वही कलिकाएं जो हैं नए जीव को जन्म देंगी, इस तरीके से वही कलिकाएं जो होती हैं नए जीव को जन्म देंगी, ऐसे। तो इसमें खंडन में क्या होता है? जीव खंडित होकर दो जीवों को जन्म देगा। इसमें क्या होगा? खंडित नहीं होगा, नई छोटी छोटी बर्ड, छोटी छोटी कलिकाएं निकलेंगी मुकूलन में। तो बडिंग प्रोसीजर, इसको तभी बोलते हैं बडिंग क्योंकि इसमें बड निकलती हैं, बड, बड मतलब छोटी छोटी कलिकाएं। तो छोटी छोटी कलिका निकलती हैं, उसी से नया जीव बनता है, ठीक है ना। हाँ बेटा, ये जो हाइड्रा होता है ये समुद्र में भी रहता है और ये मीठे पानी में भी रहता है। अभी आप इसको पढ़ेंगे आगे। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक नदी के तालाब में, नदी के तालाब में कह रही हूँ, जो तालाब होता है उसमें, नालियां जो होती हैं उनके पानी, पोखरों में, वहां मिलता है अमीबा। और मैम कैसा दिखता है? तो देखो मैंने अभी अभी दिखाया, ये है अमीबा। अमीबा एक प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोआ होता है अमीबा। अमीबा क्या है दोस्तों? प्रोटोजोआ। अमीबा जो होता है ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ भी जंतु की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। तो अमीबा भी बेसिकली एक प्रोटोजोआ जंतु है, ठीक है। ये भी एक तरीके का जंतु होता है, ये भी एक कोशिकीय होता है दोस्तों। ये प्रोटोजोअल एनिमल या प्रोटोजोआ एनिमल होता है जो अमीबा है। और ये अमीबा जो होता है ये भी एक कोशिकीय है, आपको माइक्रोस्कोप से दिखेगा। ये भी आपका कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय। ये भी दोस्तों कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय। तो अमीबा के बारे में भी पूछ सकता है कि अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय होता है। ये भी यूनिसेल्यूलर होता है, मतलब इसमें भी एक ही कोशिका होती है। ये भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, ठीक है। आपको दिख रहा है ना कि देखो इसमें एक ही सेल है, ये एक ही सेल है बस। अब ये जब अपने आप को परिपक्व करेगा, देखो पहले ये ऐसा था, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसके न्यूक्लियस दो हो गए,
इसमें ये जो केंद्रक दिख रहे हैं तुम्हें दो, ये मैंने आपको डायग्राम वाली क्लास में भी कराया था, है ना। तो ये डायग्राम से भी प्रश्न बनता है। ये एक अमीबा है, फिर इसके अंदर ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये इसके केंद्रक हैं, ये इसके न्यूक्लियस है बच्चा। ये केंद्रक दो हो गए, न्यूक्लियस दो हो गए। अब दो न्यूक्लियस हो गए तो इन्होंने कहा कि चलो एक कोशिका में तू चला जा, एक कोशिका में मैं। तो ये दोनों केंद्रक ऐसे ऐसे दो कोशिकाओं में चले गए, और ये जो अमीबा था बीच से खिंचाव पैदा हुआ इसमें, और इसी से दो अमीबा बन गए। तो ये माता, ये पेरेंटल सेल है, इसी ने मैच्योर होकर क्या करा, दो पुत्री कोशिकाओं को बना दिया। यानी एक अमीबा से दो और नए अमीबा बन गए। आगे जाकर ये भी ऐसे ही करेंगे, आगे जाकर इनके अंदर भी दो केंद्रक बनेंगे, और ये बीच से ऐसे टूटकर दो अमीबा बना लेगा। तो देखो एक जीव दो दो पार्ट्स में बट रहा है, दिख रहा है ना, एक जीव दो हिस्सों में बट रहा है। क्लियर। तो इसीलिए अमीबा जो होता है इसके अंदर होता है द्विविखंडन। ठीक है, द्विविखंडन इसके अंदर होता है, द्विविखंडन मतलब बाइनरी फिजन। एक अमीबा दो हिस्सों में बट रहा है, ये है बाइनरी फिजन। हाइड्रा भी दोस्तों जंतु होता है, हाइड्रा भी तुम्हें नदी के पानी में, तालाब के पानी में मिलता है। हाइड्रा भी जंतु होता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर। ठीक बेटा, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। बेटा समझ में नहीं आ रहा, तुम 10 बार कहो कि मैम समझ नहीं आ रहा, हम 50 बार तुम्हें बताएंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत गलत होता है। समझ नहीं आ रहा ऐसे बोलो, मैम समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत गलत है जो मैं 3-4 दिन से सुन रही हूँ। गलत पढ़ा रही हो, गलत पढ़ा रही हो। एक भी फैक्ट जो भी आज को पढ़ा, अभी तक जो भी एक भी फैक्ट मैंने पढ़ाया उनमें से एक भी गलत बता दो बच्चा मुझे, तो हम जान जाएंगे कि हाँ चलो गलत है, बच्चे ने कहा है, उसको सुधार लेंगे। लेकिन हर रोज हर रोज हर रोज फिर मुझे गुस्सा आता है बेटा, मुझे क्या तुम्हें भी आएगा कोई तुमसे ऐसे कहे तो, है ना। चलो अब टाइम भी हो चला है, और चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी हमारी ये चीज़ें बची हुई हैं। तो कल तो सैटरडे है, कल सैटरडे है, तो सैटरडे में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, क्विज करते हैं। मैं यहाँ फटाफट ना आपको 2-4 एग्जाम्पल इसके और लिखवा देती हूँ। तो कभी भी पूछे अमीबा में कैसा होता है, तो बाइनरी फिजन। बेटा पैरामीशियम, पैरामीशियम जो होता है, आपने पैरामीशियम के बारे में जरूर सुना है, ये भी एक जंतु होता है। ये सब अभी आप आगे पढ़ोगे। पैरामीशियम जब मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊंगी ना, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, वर्गीकरण, इनके बारे में बताऊंगी एक एक के बारे में। तीसरा, अभी तो आप जनन पढ़ रहे हो तो बस जनन के उदाहरण के तौर पर इनको पढ़ना है। तीसरा युगलीना, युगलीना में भी दोस्तों यही होता है, बाइनरी फिजन। युगलीना भी एक जंतु होता है, ये भी प्रोटोजोआ, ये जैसे अमीबा है वैसे ये होता है। ठीक है, और चौथा जीवाणु, तो जीवाणु होते हैं ना, इनमें भी बाइनरी फिजन होता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया भी करते हैं दोस्तों बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया भी अपनी जनसंख्या को इसी मेथड से बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, ब्लड चैप्टर भी जल्दी करवाएंगे, आप परेशान ना हो। क्लियर। तो मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अब मंडे में मिलेंगे। संडे में आपकी डायग्राम वाली क्लास होती है 5 बजे यूट्यूब पर, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर इस बार होगी, तो सभी बच्चे जुड़ जाना डायग्राम वाली क्लास के साथ। हम इस बार पेपर ज़रूर क्लियर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।